ओके, वेलकम आप सभी का। और आज अपन बात करने वाले हैं, एक तो नॉइस पोल्यूशन के बारे में समझेंगे और दूसरा रहेगा सॉइल पोल्यूशन। दोनों ही क्वेश्चंस यहाँ से अच्छे टॉपिक्स हैं, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन नॉइस पोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं कि जैसे आपने बाकी पोल्यूशन में देखा है वैसे ही नॉइस पोल्यूशन को भी आप जैसे अपन सोर्स के आधार पे पॉइंट सोर्स है ना और नॉन पॉइंट सोर्स बोलते हैं ना, तो हम इनको भी कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कहीं कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पे तेज आवाज़ आ रही है तो वो पॉइंट सोर्स है। या हम कहें कि जैसे वो समुद्र के अंदर लहरें हैं और उनसे आवाज़ हो रही है, या तेज हवा चल रही है उससे आवाज़ हो रही है ना, या थंडरिंग हो रही है उससे आवाज़ हो रही है, तो वो नॉन पॉइंट है। तो है ना, कोई भी ऐसा इश्यू आता है तो अपन अप्लाई कर सकते हैं, एयर में भी कर सकते हैं, वाटर में भी कर सकते हैं, नॉइस में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉइस पोल्यूशन से जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, है ना, जनरली जैसे अपन बात करें कि एक जो लेवल होता है उस लेवल से ऊपर की जो आवाज़ होती है वो नॉइस पोल्यूशन में आती है, लेकिन ये सबके लिए एक जैसा नहीं होता है ना। अलग अलग जीवों के लिए नॉइस पोल्यूशन है वो अलग अलग प्रकार से होता है। तो पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे एक आता है एस पी एल। एस पी एल का मतलब होता है साउंड प्रेशर लेवल। यानी कि जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस होती है तो साउंड के जो वेव्स होते हैं वो हवा में चलते हैं और उनसे जो दबाव लगता है ना उसको अपन साउंड प्रेशर लेवल या एसपीएल बोलते हैं। ये एक्चुअली में होता है अमाउंट ऑफ प्रेशर रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वायुमंडलीय दाब के रिफरेंस के अंदर साउंड का जो प्रेशर लग रहा है उसको अपन एसपीएल बोलते हैं ना। एसपीएल साउंड प्रेशर लेवल होता है। ऐसे होता है साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी का मतलब होता है, इंटेंसिटी जैसे अपन बोलते हैं तीव्रता। जैसे फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं कि दोपहर में लाइट है वो इंटेंस लाइट हो जाती है, सुबह और शाम में लाइट है वो डिम लाइट होती है। तो साउंड भी जो उसका जो तीव्रतापन होता है उसके लिए अपन इंटेंसिटी बोल सकते हैं। तो साउंड की जो इंटेंसिटी होती है इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर। देखो जब अपन पर मीटर स्क्वायर बोल देते हैं तो जैसे 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, ये पर मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये बन जाता है एरिया। तो साउंड इंटेंसिटी किसी एरिया की होती है नहीं, जो भी आप जहाँ भी कोई हैबिटाट ले रहे हैं, कुछ भी आपका जहाँ भी आपको लेना हो ऐसा, तो उस एरिया के अंदर फ्लो ऑफ साउंड जो है, फ्लो ऑफ साउंड है ना, एरिया वाइज होता है, उसको अपन बोलते हैं इंटेंसिटी। ऐसे एक मैटर आता है फ्रीक्वेंसी, या इसको अपन पिच भी बोलते हैं, है ना। साउंड की फ्रीक्वेंसी या साउंड की पिच, इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ साउंड वेव्स, कि ध्वनि की कितनी तरंगे हैं वो प्रोपेगेट हो रहे हैं। प्रोपेगेट का मतलब वो जा रही हैं थ्रू एयर, और वो भी पर सेकंड। तो 1 सेकंड में साउंड की कितनी वेव्स उधर से गुजर रही हैं वो फ्रीक्वेंसी होता है। हाँ, जैसे आप ऐसे डायग्राम देखते हो ना, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ, क्योंकि यहाँ पे टाइम होता है सेकंड्स में, तो 1 सेकंड में कितनी वेव्स जा रही हैं वो फ्रीक्वेंसी या पिच होता है। इसको अपन हर्ट्ज में नापते हैं। इंटेंसिटी को वॉट्स में नापा जाता है, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापा जाता है। इसके बाद में हम बात करें कि जैसे हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जैसे पॉल्यूशन को अपन ह्यूमन से जोड़ते हैं, तो मैटर आता है कि हमारे जो कान है ना, ह्यूमन ईयर, उनकी कैपेसिटी जो होती है कि हम कितनी आवाज़ सुन सकते हैं वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड अपन सुन सकते हैं। तो अपनी रेंज है, तो कैपेसिटी हमारी 20 से नीचे नहीं है, 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड अपन नहीं सुन सकते, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड है वो भी हम नहीं सुन सकते, है ना। इसके बीच की रेंज है वो हमें सुनाई देती है। ठीक है, ऐसे ही कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है एलिफेंट्स का। एलिफेंट्स भी हैं, कुछ समुद्री जैसे वेल्स मछलियाँ होती हैं, ये सब भी हैं। तो इनका जो मैटर है वो अलग होता है।
देखो एलिफेंट के लिए रेंज होती है 0 से 20 हर्ट्ज। मीन्स जो साउंड हम नहीं सुन सकते है ना, जैसे 20 हर्ट्ज से नीचे की कोई भी साउंड है वो हम नहीं सुन सकते, लेकिन एलिफेंट है वो सुन सकते हैं। तो फिर एक नया शब्द आ जाता है, वो आता है इंफ्रासाउंड। देखो इंफ्रासाउंड का कनेक्शन होता है ह्यूमन के रिफरेंस में, कि जैसे हमारे कान है वो 20 से नीचे की साउंड नहीं सुन सकते, तो हमारे लिए 20 से नीचे की जितनी भी वेव्स हैं वो सारी हो जाएंगी इंफ्रा, कि हमारे लिए वो इंफ्रा है। लेकिन एलिफेंट के लिए इंफ्रा नहीं है, एलिफेंट के लिए तो वो ऑडिबल है, वो उसको सुन सकता है ना। तो एलिफेंट एक तो मेमोरी के लिए पूछा जाता है, एक वो इंफ्रा साउंड्स है उनको सुन सकता है। एलिफेंट भी सुन सकते हैं, और भी एनिमल्स हैं वो भी सुन सकते हैं, इवन बर्ड्स हैं ये भी सुन सकते हैं, और जो फिशेज वगैरह हैं है ना, जो डॉल्फिन्स वगैरह हैं वो भी सुन सकती हैं। तो बायोलॉजी के रेफरेंस में एक चीज़ हमसे ये में भी कहीं मिल सकता है। इसके बाद में मैटर आता है कि जो चमगादड़ है इनका केस बहुत अलग है, कि जो बैट्स होती हैं चमगादड़, ये एक्चुअल में 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा की जो साउंड होती है उसको सुन सकती हैं। तो इसको अपन बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड को यूज कर सकते हैं वो बैट्स हैं, चमगादड़ हैं, और वो क्या करते हैं कि इतनी तेज आवाज निकाल के वो अपना जो फूड होता है उसको लोकेट करते हैं कि इंसेक्ट वगैरह कहाँ पे, तो उसको अपन बोलते हैं इको लोकेट, कि अपने साउंड का इस्तेमाल करके वो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना उनकी पोजीशन कहाँ पे है उसको लोकेट करती है, तो वो उसके फीडिंग के लिए काम आता है। वैसे बैट्स हैं वो अल्ट्रासाउंड लेवल का उनका हियरिंग कैपेसिटी है। एलिफेंट है उसका इंफ्रासाउंड लेवल में भी जाता है, डॉल्फिन इंफ्रा में भी जाता है। ह्यूमंस हैं उनकी रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो हियरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये इंफ्रा, अल्ट्रा, इनके एग्जाम्पल्स और ह्यूमन की कैपेसिटी ये अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, देखो साउंड की जो इंटेंसिटी है या जो साउंड पॉल्यूशन है उसको नापने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो काम में ले जा सकते हैं, जैसे कि साउंड लेवल मीटर होता है, ऐसे ही डोसीमीटर होता है ना, डोसीमीटर भी साउंड को नापने के लिए ही काम में आता है ना। वैसे आपके जो स्मार्टफोन्स हैं इनमें भी एंड्रॉयड बेस हो है ना, उनके अंदर भी क्या आते हैं ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं जो साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं, साउंड की जो इंटेंसिटी है उसको नाप सकते हैं। तो जो डोसीमीटर है ये साउंड की इंटेंसिटी नापने के लिए काम में आता है, तो ये थोड़ा सा अपन को पता होना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा अलग नाम है। इसके बाद में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं जो साउंड पॉल्यूशन या जो हमारी रेंज है उसमें हमारी नॉर्मल जो रेंज होती है उससे ऊपर के साउंड से हमें रेगुलर रहने पे या अचानक से रहने पे हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जैसे हाइपरटेंशन है ना, टिनिटस का मतलब होता है कि कानों के अंदर बाहर कोई आवाज़ नहीं होती है, वैसे ही कानों में आवाज़ गूंजती रहती है, उसको टिनिटस बोलते हैं। या स्लीप लॉस हो जाते हैं या और दूसरे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज हैं वो हो जाते हैं। और देखो साउंड वेव्स जब अल्ट्रासाउंड लेवल की होती है ना, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है, तो फिर उनसे क्या होता है कि डैमेज भी कोज होते हैं। जैसे कि बूढ़े लोग होते हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम होती है, उनको तेज आवाज़ है उससे जो प्रॉब्लम्स हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं वो भी होती हैं। ऐसे अपन ले सकते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ होती है ना, कि जो जंगली जीव होते हैं, चाहे अपन फॉरेस्ट वगैरह की बात करें या मेराइन इकोसिस्टम्स की बात करें, दोनों ही जगह पे ही आ जाएगा है ना। लैंड पे भी है और एक्वेटिक सिस्टम्स में भी है। जैसे मान लो कि समुद्र में जहाज चल रहे हैं है ना, तो वहाँ पे बहुत तेज आवाज़ होती है उनकी, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। या ज़मीन के ऊपर आप कहीं भी वाइल्ड लाइफ है उसमें कहीं पे कोई लैंड स्लाइडिंग हो रही है ना, या कुछ और ऐसा हो रहा है जिससे बहुत साउंड क्रिएट हो रही है, तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं है ना, ऑर्गेनिज्म अपनी एक लिमिट होती है, जो हेल्दी लिमिट होती है उतनी नॉइस में ही रहना चाहते हैं। उससे ज़्यादा नॉइस होने पे वो उससे बाहर जाना चाहते हैं, और इसको अपन बोलते हैं साउंड एस्केप इकोलॉजी। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक लिमिट से ज़्यादा साउंड अगर वाइल्ड लाइफ में है
तो वहाँ वो ना तो घर बनाना चाहते हैं, ना वहाँ पे वो नेस्ट बनाना चाहते हैं, ना वो उस एरिया के अंदर ज़्यादा बार जाना चाहते हैं, कि उस साउंड से वो बचते हैं। एस्केप का मतलब होता है बचना। तो ऑर्गेनिजम्स की या जो वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी साउंड एस्केप इकोलॉजी है, वो एक्चुअल में क्या है, साउंड से प्रभाव है, एक प्रकार का उनका इफेक्ट है, कि अगर ज़्यादा साउंड होती है तो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहना पसंद नहीं करते। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे कि यूरोपियन रोबिन है, जो कि जो माइग्रेशन वगैरह की स्टडीज हैं या कंपास की स्टडीज हैं, उनके अंदर बहुत अच्छे से इसके ऊपर स्टडीज होती हैं। ऐसे जैब्रा फिंचेज हैं, ये जो चिड़ियाएँ हैं सारी, तो इनके अंदर जो स्टडीज हुई है उसके अकॉर्डिंग ये साउंड एस्केप इकोलॉजी देते हैं। और इवन ये जहाँ पे हाई साउंड होती है ना, हाई साउंड, वहाँ पे ये सिग्नल्स को रिलायबल नहीं मानते, नो रिलायबिलिटी ऑन सिग्नल्स। यानी कि जब ये बर्ड सिंगिंग वगैरह करते हैं तो सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो मैटिंग के लिए सिग्नल्स होते हैं, अपने मैटिंग पार्टनर को वो ढूंढने के लिए आवाज़ निकालते हैं। लेकिन अगर साउंड बहुत ज़्यादा है तो ऐसे एरिया के अंदर वो अपने पार्टनर के ऊपर बिलीव नहीं करते, नो रिलायबिलिटी। तो साउंड है वो ऑर्गेनिजम्स की बायोलॉजी को बहुत अच्छे से प्रभावित करती है, और जो वाइल्ड लाइफ है वो भी इससे अफेक्टेड होती है। ऐसे अपन इसमें जा सकते हैं कि हमारा एक जो लेवल है क्वेश्चंस का, वो यहाँ से पूछे जाने की ज़्यादा संभावनाएं बनती है, वो है कि जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो सभी प्रकार के पोल्यूशंस को रेगुलेट करता है इंडिया के अंदर, उसने पोल्यूशन को लेके कुछ परमिशंस हैं वो निर्धारित कर रखी हैं, ठीक है। और ये परमिशंस क्या है वो हमारे लिए मेन क्वेश्चन बन सकता है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए। देखो यहाँ पे दो लिमिट दर्शाई हुई है। पहली जो लिमिट्स हैं वो है डे टाइम की, और दूसरी लिमिट है वो है नाइट टाइम की। तो ये तो है डे टाइम, दिन के समय पे, और नाइट के समय पे। तो डे और नाइट के अंदर जो साउंड है वो कितनी होनी चाहिए, परमिशन कितनी है, उसकी बात कर रहे हैं। जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वहाँ पे 75 है ना डेसिबल, डीबी का मतलब डेसिबल होता है, और नाइट के अंदर 70 डेसिबल। ऐसे कॉमर्शियल एरिया के अंदर 65 एंड 55। रेजिडेंशियल एरिया जो है ना, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है रेजिडेंशियल एरिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर दिन में 55 डेसिबल है वो एक्सेप्टेड है, परमिशन है उसकी। 45 डेसिबल है वो परमिशेबल रेंज होती है। ऐसे जो साइलेंट जोन होते हैं, साइलेंट जोन का मतलब जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, है ना, जैसे कि स्कूल्स वगैरह हैं, या जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, है ना, या जहाँ पे साउंड प्रोहिबिटेड है, वो साइलेंट जोन्स होते हैं। तो साइलेंट जोन्स के अंदर 50 और 40 रेंज होती है। तो ये जो रेंज वाला सिस्टम है ये हमारे लिए क्वेश्चंस के हिसाब से, क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो मुश्किल से कोई एक क्वेश्चन बनना है, तो हेल्थ वगैरह को लेके नहीं होगा, है ना। वैसे हम तो ज़्यादा चीज़ें इसमें देख रहे हैं, बट ज़्यादा संभावना ये है कि ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ता है, और रेंज है, और इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़्यादा संभावना है कि याद रहे तो ही कर सकते हो वरना नहीं कर सकते। तो ये आपको तैयार कर लेना है, ओके। चलो उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं अपन, और अभी अपन बात करेंगे सॉइल पॉल्यूशन को लेके। यानी कि सॉइल के अंदर जैसे सॉइल अपने आप में क्या होता है कि एक पूरा वर्ल्ड होता है ना, उसमें एटमॉस्फेयर भी होता है, उसमें हाइड्रोस्फीयर भी होता है, उसमें बायोस्फीयर भी होता है, लिथोस्फीयर खुद होता ही है। तो सॉइल अपने आप में एक संसार होता है ना, उसमें सब कुछ चल रहा होता है, ठीक है। वो लाइफ को सपोर्ट करता है, इकोसिस्टम वगैरह है, वो सारे मिनरल्स का न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी साइकिलिंग वगैरह सॉइल के थ्रू सपोर्टेड होता है। तो सॉइल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका लेवल अगर कम नहीं हो, है ना, जैसे एक बार कोई भी चीज़ सॉइल में मिले और फिर वो अगर टूटे नहीं या उसका डिकम्पोजिशन ना हो, तो वो फिर लगातार उसकी कॉन्सेंट्रेशन सॉइल में बढ़ती चली जाती है। जैसे मान लो आपने कचरा डाला, तो कचरा पोल्यूशन नहीं करेगा, क्योंकि कचरा है वो माइक्रोब्स उसको डिकम्पोज कर देंगे, राइट। तो है ना, ऐसे जैसे आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो वो पोल्यूशन नहीं है, पानी परसोलेट हो जाएगा या एवोपरेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सॉइल में ऐसे कंपाउंड्स
जो टूटते नहीं हैं या जो केमिकली ज़्यादा स्टेबल हैं या जो बायोलॉजिकली डिकम्पोजिशन में जो नहीं जाते, वो लगातार अगर सॉइल में आते रहते हैं तो उनसे सॉइल पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसमें एक तो नाम आता है जेनोबायोटिक्स का। जेनोबायोटिक्स का मतलब होता है ऐसे केमिकल जो मैन मेड हैं, जो नेचर में नहीं पाए जाते। मैन मेड केमिकल्स जो हैं वो जेनोबायोटिक्स में आते हैं और वो डैमेज नहीं होते। जैसे आज मान लो कोई भी नई ड्रग तैयार होती है और वो ड्रग ऐसी है कि वो डिकम्पोज नहीं होती या उसका केमिस्ट्री है वो माइक्रोब्स वगैरह चेंज नहीं कर सकते, तो वो जेनोबायोटिक्स है। तो जो उनकी केमिस्ट्री चेंज नहीं होती, परसिस्टेंस टाइम उनका ज़्यादा होता है, सॉइल के अंदर वो जैसे हैं वैसे बने रहते हैं, तो ये नेचुरल नहीं है। सीधी सी बात क्या है कि लैब में बने हुए केमिकल्स हैं जो यूज़ के बाद में सॉइल में आ जाते हैं और ये सॉइल पोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ये बड़ी वजह होते हैं। ऐसी और चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि कहीं पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो रिसाव हो गया उनका, है ना, पानी में भी हो सकता है तो वो तो वाटर पोल्यूशन में जाएगा, और अगर ज़मीन पे होता है तो वो सॉइल पोल्यूशन में जाएगा। तो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स हैं, है ना, ये ऑर्गेनिक मैटर है, हाइड्रोकार्बन है ना, ये ऑर्गेनिक मैटर है, लेकिन क्या है कि ये ज़मीन जो है उसको ख़राब कर देंगे क्योंकि ये ऑयली हैं, राइट। ऐसे पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो पेंट्स वगैरह होते हैं जिनमें पॉलीन्यूक्लियर कंडीशन होती है, एरोमेटिक होती है, तो ये लगातार अगर सॉइल में मिलते हैं तो भी पॉल्यूशन होगा। ऐसे सॉल्वेंट्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, जैसे कि आपका लेड है, मर्करी है, हैवी मेटल्स हैं, ये सब डिकम्पोज नहीं होते हैं, और डिकम्पोज नहीं होते तो इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और ये सॉइल पोल्यूशन को कॉज करते हैं। देखो आजकल के रेफरेंस में एक नया वर्ड आ गया है जो इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड भी है पोल्यूशन के रिगार्डिंग भी, वो है माइक्रो प्लास्टिक, है ना। जैसे अपन कहते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो मतलब पोल्यूशन के लिए काम आते हैं, लैंड को माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो सॉइल पोल्यूशन कॉज करती हैं। तो माइक्रो का मतलब तो छोटा होता है, प्लास्टिक का मतलब जो हम डेली यूज के अंदर प्लास्टिक काम में लेते हैं उसका मतलब होता है प्लास्टिक, ठीक है। तो माइक्रो प्लास्टिक हम किससे कहते हैं, देखो आपको ध्यान देना है कि ऐसे प्लास्टिक के टुकड़े, है ना, ये टुकड़े हैं सिर्फ ओनली, जैसे आपके पास कोई भी प्लास्टिक है उसका टुकड़ा जो 5 मिलीमीटर से छोटा है ना, स्मॉल देन 5 मिलीमीटर, वो माइक्रो प्लास्टिक में आता है, स्मॉलर देन 5 मिलीमीटर। तो प्लास्टिक के, है ना, बड़ी प्लास्टिक है वो माइक्रो प्लास्टिक नहीं है, लेकिन 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक जो है वो माइक्रो प्लास्टिक में आती है। ऐसे ऑयल पिल्स हैं, है ना, जहाँ पे तेल का रिसाव हो जाता है, या माइनिंग्स वगैरह हैं तो वहाँ पे भी जो स्टोन्स वगैरह निकलते हैं, या हम कहें कि जो ऐसे मिनरल्स निकलते हैं जो जरूरी नहीं है सॉइल के लिए, है ना, ऐसे एसिड रेन अपन ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। माइक्रो प्लास्टिक इंपॉर्टेंट है अपने लिए क्योंकि वो रिसेंट जो टाइमिंग चला है उसके अंदर ये बार बार प्रयुक्त होता है, डेली लाइफ में भी आता है, अवेयरनेस में भी आता है। ऐसे एसिड रेन है। वैसे तो क्या होता है कि जो एयर पोल्यूशन है उसका नतीजा होता है कि जब हवा के अंदर सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की मात्रा जब बढ़ जाती है तो आपस में रिएक्ट करके, है ना, एसिड रेन बनाते हैं जिसमें HNO3 भी होता है और H2SO4 भी होता है। तो इन दोनों एसिड्स की वजह से पानी है वो एसिडिक हो जाता है और ऐसी रेन को अपन एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। एसिड रेन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो क्या है सॉइल के अंदर आप एसिड रेन वहाँ पे होगा तो सॉइल का पीएच चेंज हो जाता है, एक तो, है ना, सॉइल का पीएच है वो एसिडिक हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो ज़्यादा पॉल्यूशन होने पे या हवा के अंदर सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड अगर ज़्यादा होंगे तो जो हमारी सॉइल है वो एसिड रेन की वजह से एसिडिक हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आता है लीचिंग का। लीचिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ निकल के बाहर आ जाती है उसको लीचिंग बोलते हैं ना। तो हमारी सॉइल के अंदर मेनली जो एल्युमिनियम आयंस होते हैं और ऐसे जो मैग्नीशियम आयंस होते हैं ये एसिड रेन की वजह से लीच आउट हो जाते हैं। यानी कि सॉइल के अंदर नॉर्मली ये जो इनऑर्गेनिक मेटल्स हैं एल्युमिनियम और मैग्नीशियम,
इनकी लीचिंग होती है और ये लीचिंग एसिड रेन से जुड़ी हुई है। और एल्युमिनियम लीचिंग को लेके तो काफ़ी बार क्वेश्चंस है वो पूछे भी जाते हैं। तो एसिड रेन उधर एयर पोल्यूशन से जुड़ता है और लीचिंग के हिसाब से देखेंगे तो जो सॉइल पोल्यूशन है उससे भी जुड़ता है। ठीक है, ओके, देन आफ्टर आगे चलते हैं अपन। और एक चीज अपन नाप सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटिंग, है ना, ये भी एक टेक्निक होती है, इसको अपन ERH बोलते हैं। सॉइल पॉल्यूशन को, है ना, मेजर करने के लिए, सॉइल पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए, है ना, एक टेक्निक के रूप में हम ERH काम में ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग टेक्निक होती है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास बायोरिमेडिएशन, जिनसे क्वेश्चंस है वो बनेंगे ना। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है बायोरिमेडिएशन। बायो का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, रिमेडिएशन का मतलब होता है कि जो पॉल्यूशन हुआ है उसको रिमूव करना, यानी कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हटाना, है ना। रिमूवल है एक प्रकार का, रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स बाय यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो जीवों के इस्तेमाल से अगर हम सॉइल में मिले हुए पॉल्यूटेंट्स को कम करते हैं, हटाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बायोरिमेडिएशन बोलते हैं। अब बायोरिमेडिएशन में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि लैंड फार्मिंग आती है। लैंड फार्मिंग का मतलब होता है कि जैसे आपके पास वो कॉन्टामिनेटेड सॉइल है ना, ऐसी सॉइल जिसमें पॉल्यूशन हो रखा है, तो हम उस सॉइल की परत जो होता है ना, ऊपर की लेयर जो खराब हो गई, उस लेयर को अपन हटाते हैं और फिर उसके ऊपर जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पर्टिकुलर जो कॉन्टामिनेट जिस केमिकल ने किया है या जो कंपाउंड है उसको डिग्रेड करने वाले हैं, तो उनसे अपन उसको बिल्कुल से सही करवाते हैं। तो लैंड फार्मिंग का मतलब ऊपर की परत को हटा करके उसको अपन दोबारा से रिमेडिएट करते हैं। ऐसे बायोस्टिमुलेशन हो सकता है। बायोस्टिमुलेशन का मतलब होता है कि हम ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में प्रेजेंट है ना, वो जैसे डिकम्पोजिशन वगैरह करते हैं लेकिन वो उतना स्पीड अप नहीं हो रहा, तो हम उनको स्पीड अप करने के लिए जो टेक्निक्स काम में लेते हैं वो बायोस्टिमुलेशन होता है। तो हम यहाँ पे जो बायोरिमेडिएशन करने वाले जो माइक्रोब्स हैं उनको सॉइल में ऐड भी कर सकते हैं। तो कंडीशंस को फेवरेबल करना ताकि बायोरिमेडिएशन वो हो जाए, वो कहलाता है बायोस्टिमुलेशन। लैंड फार्मिंग में हम मिट्टी को हटा के कहीं और से उसको रिफाइन करवाते हैं, मतलब रिमेडिएट करवाते हैं। और बायोस्टिमुलेशन में हम वहीं पे माइक्रोब्स को ऐड करते हैं ताकि जो डिकम्पोजिशन है, रिमेडिएशन प्रोसेस है, वो फास्ट हो जाती है। ऐसे अपन ले सकते हैं बायो ऑगमेंटेशन। बायो ऑगमेंटेशन का मतलब होता है कि हम या तो आर्किया या जो बैक्टीरिया हैं उनको ऐड करते हैं, है ना। स्टिमुलेशन के अंदर हम बाकी चीजें भी ले सकते हैं जिनमें हम माइक्रोब्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकते हैं। ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे वो भी इसमें आ जाएगा। ग्रोथ को अगर हम बढ़ाते हैं तो वो भी क्या आ जाएगा, स्टिमुलेशन में आ जाएगा। लेकिन अगर हम कहीं पे जोड़ते हैं तो वो, है ना, जो डिकम्पोज करने वाले जैसे आर्किया है, बैक्टीरिया, तो वो बायो ऑगमेंटेशन में जाएगा। बायोरिमेडिएशन एक बड़ा शब्द है और ये उसके पार्ट्स हैं सारे, है ना। जैसे लैंड फार्मिंग एक तरीका हो सकता है, बायोस्टिमुलेशन एक तरीका हो सकता है, बायो ऑगमेंटेशन एक तरीका हो सकता है ना। तो उससे क्या होता है कि पर्टिकुलर जो टॉक्सिक चीज़ें सॉइल में मिली हुई हैं उनका डिग्रेडेशन है वो स्पीड अप हो जाता है। तो हम जो डिकम्पोज करने वाले माइक्रोब्स हैं, स्पेशली जो आर्किया होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको ऐड करेंगे तो बायोऑगमेंटेशन है, स्टिमुलेट करेंगे बायोस्टिमुलेशन है। और ऊपर की परत को हम अलग से अगर हम रिमेडिएट करवाते हैं तो वो लैंड फार्मिंग है। ऐसे हमसे क्वेश्चंस में कुछ और शब्द मिल सकते हैं जैसे कि फाइटो रिमेडिएशन, है ना। वैसे तो क्या है कि ये बायोरिमेडिएशन में ही आएगा, क्योंकि अगर आपने माइक्रोब को कैसे भी यूज कर लिया तो बायोरिमेडिएशन हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा स्पेशल वर्ड आ गया है ना, फाइटो आ गया। तो फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स। तो जैसे मान लो आपके पास कोई पॉल्यूटेड सॉइल है और उसमें जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर कॉन्टामिनेशन हो रखा है, तो उसको उठाने के लिए ना, सॉइल में से उसको उठाने के लिए
अगर हम किसी पौधे का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पौधा अपनी जड़ों से उस पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट को अगर वहाँ से हटा देता है, जैसे कि कोई हैवी मेटल है उसको हम सॉइल में से एक्सट्रैक्ट कर लें, है ना, जैसे आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो किसी चीज़ को बाहर निकाल लेते हैं, तो हैवी मेटल जो कि सॉइल में मिले हुए हैं पौधे अपनी जड़ों से उनको उठा लेते हैं और अपनी बॉडी में इकट्ठा कर लेंगे, तो सॉइल के अंदर वो कम हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो वो चला जाएगा फाइटो रिमेडिएशन में। फाइटो का मतलब प्लांट्स आएंगे, मेनली जो आपके एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, हमें इनके ऊपर फोकस करना होता है। दूसरा शब्द अपन ले सकते हैं माइको रिमेडिएशन। तो माइको का मतलब होता है फंजाई, ठीक है। तो माइको रिमेडिएशन भी बायो रिमेडिएशन है, लेकिन यहाँ पे रोल जो है वो प्लांट्स का नहीं है, फंजाई का रोल है। और फंजाई क्या करते हैं कि जो पॉल्यूशन करने वाली चीज़ें हैं जिनको अपन कॉन्टामिनेट्स बोलते हैं, एक तो उनको मोबिलाइज करते हैं। मोबिलाइज का मतलब वो मूवमेंट करती है, फिक्स नहीं रहती, यानी कि उनको इधर उधर करने का, या एक्यूमुलेट कर लेती हैं हैवी मेटल्स को। क्योंकि देखो प्लांट्स हैं, उनके साथ में बोला है एक्सट्रैक्ट, और फंजाई के साथ में बोला है इकट्ठा करना। अंतर इसलिए क्योंकि प्लांट अपनी जड़ों से इकट्ठा करके अपनी बॉडी में स्टोर कर लेगा, जैसे उसने अपनी टहनियों में स्टोर कर लिया, तो मिट्टी में नहीं है। लेकिन फंजाई के पास कोई टहनी नहीं है, कोई तना नहीं है, कोई फ्लोवर नहीं है, वो खुद मिट्टी में ही रहेगा। तो उसने मिट्टी में से निकाल के अपने अंदर इकट्ठा जरूर कर लिया, लेकिन वो खुद भी तो मिट्टी में ही है ना, इसलिए वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता। फाइटो रिमेडिएशन में आप हैवी मेटल को सॉइल में उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम कर सकते हो, लेकिन माइक्रो रिमेडिएशन में हैवी मेटल है वो सॉइल में तो कम हो जाएगा, लेकिन सॉइल में ही पड़े हुए जो फंजाई हैं उनके जो माइसीलिया हैं उनमें इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं अंतर को। ऐसे अपन ले सकते हैं माइक्रो बबल्स, है ना। माइक्रो का मतलब छोटा होता है, बबल का मतलब बुलबुला होता है। तो ऑयल कॉन्टामिनेटेड जो सॉइल्स होती हैं, जहाँ पे ऑयल पिल्स वगैरह से रिसाव हो जाता है या हाइड्रोकार्बन से वो मिट्टी में फैल जाते हैं, तो वहाँ पे हम माइक्रो बबल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। माइक्रो बबल्स का मतलब होता है वोलेटाइजेशन। कि जो वोलेटाइल नेचर के कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन, उनको हम वोलेटाइल करते हैं, तो उनके गैसेस के जो बबल्स हैं वो मिट्टी में से निकल जाते हैं। जो हाइड्रोकार्बन जो वोलेटाइल नेचर का है, जिसको आप वाष्प में बदल सकते हो, उसको अपन गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो बबल्स के रूप में या एयर के बबल्स के रूप में निकल सकता है। तो माइक्रो बबल्स हैं वो एक तरह की फिजिकल प्रोसेस हो गई कि जो हाइड्रोकार्बन सॉइल में पड़ा हुआ है उसको हमने वोलेटाइज किया और वापसी बना के उसको हमने बबल्स के रूप में निकाल दिया। तो बायो रिमेडिएशन आपको पता होना चाहिए, फाइटो माइको, है ना, ये सब पता होना चाहिए। और वेरी लास्टली अपन इसमें देख सकते हैं कि इंडिया के रेफरेंस के अंदर सॉइल पॉल्यूशन है, ये भी किसके थ्रू आता है, एनवायरनमेंट एक्ट के थ्रू आता है, जो कि 1986 के अंदर लागू किया गया था। यानी कि सॉइल पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ जितना भी रेगुलेशन है, लीगल रेगुलेशन जो है, वो सारा एनवायरनमेंट एक्ट, जो कि एक्चुअल में क्या है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1996, है ना, उसके थ्रू हमारे देश के अंदर ये ऑपरेट होता है कि हम सॉइल पॉल्यूशन करने के लिए रोक सकते हैं या सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो काम करता है। तो एनवायरनमेंट एक्ट का अपन को पता होना ही चाहिए। ये पर्टिकुलर जो बायो रिमेडिएशन का टॉपिक है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अपन से क्वेश्चंस हैं वो मिलने की पूरी संभावनाएं होती है। तो ऐसे अपन नॉइस को लेके कुछ माइनर सी चीज़ें हैं, कुछ बेसिक बातें बस वही पूछी जाती हैं, अपन को पता होना चाहिए। ऐसे सॉइल को लेके कुछ बेसिक चीज़ें वो अपन को पता होना चाहिए।